हेलो एवरीवन, दिस साइड शिवानी। और आज का टॉपिक है ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आज हम ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे, कल हम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग करेंगे और हमारा फेमस चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा, राइट। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग बहुत ही हल्का टॉपिक है बट बहुत लेंदी टॉपिक है, ठीक है। तो वो अपने आप में मतलब आधा फेमा तो वो खुद ही ले गया, ठीक है। अब क्या है कि 2 दिन तो अब हो जाएंगे जो हम फेमा करेंगे, राइट, आज का और कल का। परसों जो है वो पीएमएलए स्टार्ट होगा, ठीक है। तो मैं वो पीएमएलए की जो वर्किंग्स है उन पे भी काम हो रहा है, ठीक है। तो वो परसों तक अपलोड हो जाएगी। नाउ अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकॉन प्रेस कर दो, ठीक है। और अब जो है अब हम ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। नाउ ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ओवरसीज का क्या मतलब होता है? इंडिया के बाहर, ठीक है। डायरेक्ट जो है हम क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया के बाहर। नाउ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है आप दो तरीके से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। या तो आप जाओ थ्रू ऑटोमेटिक रूट, ठीक है, या फिर आप जाओ अप्रूवल रूट के लिए, अप्रूवल रूट के साथ, ठीक है। या तो आप ऑटोमेटिक रूट ऑप्ट कर लो या अप्रूवल रूट। ऑटोमेटिक रूट क्या होता है? ऑटोमेटिक रूट होता है जो आरबीआई ने हमें लिमिट प्रिस्क्राइब कर रखे, विद इन द लिमिट्स अगर करेंगे तो हमें आरबीआई का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, तो वो हो गया ऑटोमेटिक रूट। अप्रूवल रूट क्या होता है? अप्रूवल रूट मतलब कि हम बियॉन्ड द लिमिट जाके जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या नाम है, आरबीआई से परमिशन लेने की जरूरत है। नाउ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती कैसे है? ये तो हो गए रूट्स कि हमने पाथ बता दी कि ये पाथ है। नाउ अब उसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे करना है? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का कैसे होगा? कंट्रीब्यूशन टू द कैपिटल, ठीक है। अब ये कैपिटल में या तो हम लोग कंट्रीब्यूट करें या सब्सक्रिप्शन इन न्यू मेमोरेंडम, ठीक है। मेमोरेंडम में जो है सब्सक्राइब करें, मतलब शेयर्स कर ले, जो प्रमोटर बन जाए, या फिर परचेज ऑफ शेयर्स, शेयर को परचेज करें। या तो हम ओपन मार्केट से परचेज कर सकते हैं और या स्टॉक एक्सचेंज से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज में जाके या तो शेयर परचेज कर लिए या ओपन मार्केट से परचेज कर लिए, राइट। तो तीन मेथड्स बता दिए। कंट्रीब्यूशन टू द कैपिटल, कैपिटल में कंट्रीब्यूट करो, मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करो, या फिर जो है शेयर परचेज कर लो स्टॉक मार्केट से या स्टॉक एक्सचेंज से या मार्केट परचेज से। नाउ अब ये जो है हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मानेंगे कब? जो ये सारी जो इन्वेस्टमेंट है ये डेफिनेटली लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होंगी। तो इसमें लिखा है सिग्निफाइज द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट इन फॉरेन एंटिटी, मतलब हमारे इन मतलब इस इन जगह इन्वेस्ट करने से ये पता लगता है कि हम लॉन्ग टर्म इंटरेस्टेड है इस ओवरसीज कंपनी में, राइट। लेकिन अगर हम कर रहे हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है कि हमने मल्टीपल कंपनीज में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाया और उससे हम अपना रिस्क एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि हमें लॉस ना हो। अगर ये एक जगह से लॉस हो जाता है क्योंकि जो मार्केट है वो हाईली अनसर्टेन है, एक जगह अगर किसी कंपनी में हमें इनकेस लॉस हो भी जाता है तो उसका लॉस जो है बाकी कंपनी रिकवर कर दे और हमें प्रॉफिट अर्न करके दे। तो जो है ये है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो इसको जो है हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में नहीं लाते। नाउ ओडीआई, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में अब ये जो है इस एक पेज में ये पूरा जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो है ना बस हम इनको अब एक्सप्लेन करेंगे इतने इसके इस पार्ट के बाद। ये जो पूरा पार्ट है इस पूरे पार्ट के अंदर जो है ना पूरा ओडीआई फिनिश हो जाएगा और उसके बाद सिर्फ ये जो पॉइंट्स है इनकी एक्सप्लेनेशन है कि ये क्या क्या चीजें हैं, राइट। तो अब जो ओडीआई है इसके अंदर हम तीन चीजें कर सकते हैं। या तो हम कर सकते हैं फॉरेन करेंसी बोरो कर सकते हैं अदर देन एडी। एडी मतलब बैंक को जो है या कोई भी ऑथराइज डीलर है उसको बीच में लाए बिना हम जो है बोरो कर लें, या फिर हम लेंड कर दें या उधार दे दें, राइट। और या फिर हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर दें इंडिया के बाहर। तो बोरो कैसे करते हैं? बोरो में क्या क्या चार पॉइंट्स दे रखे हैं। बोरो करते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि अगर हमारा बाहर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, और तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए हम लोन ले लेते हैं क्योंकि बाहर का इंटरेस्ट रेट सस्ता होता है,
ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट सस्ता होता है तो इसलिए जो है हम वो सिविल कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं। नाउ ट्रेड क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट का मतलब क्या है कि अगर हमें वो उधार जो है देना है उसके लिए। नाउ रिलेटिव, रिलेटिव से भी हम अमाउंट बोरो कर सकते हैं, ठीक है। और ट्रेड क्रेडिट हो गया। और अब ये एजुकेशन फीस, एजुकेशन फीस का क्या मतलब है? एजुकेशन फीस का मतलब है कि अगर कोई पर्सन इंडिया का अब्रॉड पढ़ रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो इंडिया से लोन लेकर जाए, वो बाहर से के बैंक से भी लोन ले सकता है। नाउ लेंडिंग, पैसा उधार देना, ठीक है। उधार में क्या, फॉरेन ब्रांच ऑफ इंडियन बैंक, ठीक है। हम फॉरेन की ब्रांच ऑफ इंडियन बैंक, इसका मतलब है कि अगर एसबीआई इंडिया में, एसबीआई न्यूयॉर्क में भी है, एसबीआई की ब्रांच न्यूयॉर्क के अंदर भी है, तो हम वहां से ले, उनको पैसा दे दें, या ईएफसी अकाउंट से दे दें, या फिर एम्प्लॉय आउटसाइड इंडिया। एम्प्लॉय आउटसाइड इंडिया क्या होता है? नॉर्मली जनरली जब हम कंपनी में इंडिया में किसी कंपनी में काम करते हैं तो एम्प्लॉयज को बहुत सारे पर्क्स दिए जाते हैं, और उस पर्क्स में ये भी होता है कि आप हमसे कम रेट पे, कंपनी से ही कोई एम्प्लॉय लोन ले ले कम रेट पे, और उसकी सैलरी में से डिडक्ट होता रहता है। सेम अगर हमारे एम्प्लॉयज आउटसाइड इंडिया हैं, ठीक है, और उसको इंडियन जो सब होल्डिंग है वो उनको लोन वगैरह दे रही है, उनके लिए सब्सी और जॉइंट वेंचर्स में इन्वेस्ट करना, डेफिनेटली वो तो शुरू से ही सिखाया कि क्या नाम है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में कि हम अपनी सब्सिडरीज में इन्वेस्ट करते ही करते हैं। एक्सिम और आईडीबीआई और एक्सेट्रा, इनका भी है। नाउ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अंडर ऑटोमेटिक रूट। अब हमने दो पढ़े थे, ऑटोमेटिक रूट और एक अप्रूवल रूट। तो इसमें यही है, फर्स्ट इज ऑटोमेटिक रूट, सेकंड इज अप्रूवल रूट, थर्ड इज प्रोहिबिटेड। कौन कौन सी चीजें हैं जो प्रोहिबिट करती हैं, मतलब जहां हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। एंड परमिसिबल, कहाँ कहाँ अलाउड है हमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना। तो अब बस इस चैप्टर में इतना ही है, अब हम इनकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है। तो इसमें है बोरो करना, बोरोइंग फॉरेन करेंसी अदर देन एडी, ठीक है। बोरो थ्रू सिविल कॉन्ट्रैक्ट, सिविल कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है? कोई भी पर्सन जो कि होगा पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, पीआरआई होगा, बोरो करता है किस फॉर्म में? लोन की फॉर्म में, ओडी की फॉर्म में, या अदर की, मतलब कोई भी और अदर लायबिलिटी जिससे जो है उसकी इंक्रीज हो, ठीक है, किसी भी बैंक से, ठीक है। फॉर सिविल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपोर्ट ऑन डेफर्ड पेमेंट टर्म्स, डेफर्ड मतलब जहां रुक रुक के इंस्टॉलमेंट्स में हम उसको पेमेंट करनी है ना, उसके लिए। मतलब कि कोई भी पर्सन लोन बोरो कर सकता है सिविल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए फ्रॉम द बैंक आउटसाइड इंडिया, राइट। बैंक आउटसाइड इंडिया, और ये कहा, ये फेमा को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की जो गाइडलाइंस है उनको, और जो रेगुलेशंस दे रखी हैं उनको जो है दोनों को कंप्लाई करना चाहिए। नाउ अब है ट्रेड क्रेडिट, सेकंड जो है वो ट्रेड क्रेडिट है। ट्रेड क्रेडिट में क्या होता है कि कोई भी इंपोर्टर, ठीक है, ट्रेड क्रेडिट का मतलब क्या होता है? ट्रेड क्रेडिट का मतलब होता है कि आपने जब कोई सामान बेचा, ठीक है, तो वो, या कोई सामान खरीदा तो उसको उधार पे दे दिया, मतलब डेटर्स और क्रेडिटर्स जो वो वाले होते हैं वो ट्रेड क्रेडिट होते हैं, ठीक है। तो ये जो है क्या है, एक इंपोर्टर है, ठीक है, इसने फॉरेन करेंसी क्रेडिट करी है फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए जो है ना ये क्रेडिट पर ले सकता है। इसका मतलब क्या है कि एक इंडियन इंपोर्टर है, इंडियन इंपोर्टर है, उसने बाहर से सामान मंगाया है, और वो जो है 6 मंथ्स तक उसकी पेमेंट को रोक सकता है, ठीक है। तो मतलब क्या है, वो क्रेडिट पर जो है क्रेडिट परचेज कर सकता है और पेमेंट करेगा आफ्टर 6 मंथ्स। यहाँ पे ये जो फॉरेन बैंक है ना, इसको आप काट दो, और यहाँ पे जो है ना क्या नाम है, वो कंपनी लिख लो जिससे जो है इन्होंने सामान जो है वो परचेज करा है, ठीक है। तो ये हो गया एक्सटेंड ओवरसीज सप्लाई ऑफ गुड्स। तो यहाँ पर क्या है, इंपोर्ट ऑफ इन कंप्लायंस विद एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी होनी चाहिए एज पर गवर्नमेंट, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसी बनाई है, इंपोर्ट उसको कंप्लाई करते हुए होना चाहिए, और जो फेमा की रेगुलेशंस है वो। नाउ बस इसको यहाँ पे ये जो काट कर है ना, ये फॉरेन कंपनी कर लो, फॉरेन बैंक की जगह, ये गलत लिखा गया है, यहाँ बैंक नहीं आएगा, यहाँ फॉरेन कंपनी आएगी, यहाँ कंपनी से क्रेडिट लिया जा रहा है, राइट। नाउ द थर्ड इज रिलेटिव। रिलेटिव का क्या मतलब है? रिलेटिव है कि रिलेटिव से हम लोन ले सकते हैं, उधार ले सकते हैं। ऑब्वियसली रिलेटिव्स में आपस में उधार चलता है, ठीक है। और उसकी जो लिमिट बनाई है वो उन्होंने बनाई है यूएसडी 250 लाख, 2.5 लाख यूएस डॉलर तक। एलएसआर की लिमिट जो हमने पढ़ी थी, ठीक है, उसमें भी $2.5 लाख था, जिसमें रेगुलेशन नंबर 5 थी, शेड्यूल 3 था,
उसके अंदर, तो उसमें भी एलएसआर की लिमिट इंडिविजुअल के लिए 2.5 लाख थी, तो रिलेटिव से 2.5 लाख यूएसडी से ऊपर नहीं ले सकते। नाउ कंडीशंस, कंडीशंस क्या है, मेड ऑफ रिपेट्रिएबल बेसिस, मतलब कि हमें कंडीशन ये है कि हम वो 2.5 लाख यूएसडी वापस करेंगे, और ये जो लोन होना चाहिए वो इंटरेस्ट फ्री होना चाहिए। अब रिलेटिव्स में भाई भाई के अंदर जो है वो ब्याज नहीं चलता ना, तो इंटरेस्ट फ्री, राइट। मिनिमम मेच्योरिटी, मिनिमम मेच्योरिटी मतलब कि मिनिमम जो है 1 साल तक तो जो है इंडिया के अंदर ये फॉरेक्स रहना ही चाहिए, 1 साल के बाद मेच्योर होना चाहिए, ये नहीं कि हमने 6 मंथ्स के लिए लोन दे दिया, राइट। लोन रिसीव्ड थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल और डेबिट एनआरई और फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट, ठीक है। तो लोन रिसीव कैसे होना चाहिए, या तो नॉर्मल बैंकिंग चैनल के थ्रू, या फिर वो पैसा डलवा दे यहाँ पे एनआरई अकाउंट में या फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट में, ठीक है। ये हो गया रिलेटिव से, तो रिलेटिव से कितना ले सकते हैं, 2.5 लाख यूएसडी, इंटरेस्ट फ्री होना चाहिए, विद इन 1 ईयर जो है मिनिमम मेच्योरिटी होना चाहिए, नॉर्मल बैंकिंग के थ्रू जो पैसा फ्लोट होगा, ब्लैक मनी नहीं, नॉर्मल बैंकिंग के थ्रू, जो बैंक के थ्रू फ्लोट होगा, सिर्फ वही वाला पैसा जो है एज अ लोन कंसिडर करा जाएगा। नाउ एजुकेशन, एजुकेशन का क्या है, एजुकेशन है कोई भी स्टूडेंट जो कि रह रहा हो अब्रॉड में, राइट, वो भी यूएसडी 250 यूएसडी तक, नॉट एक्सीडिंग 250 यूएसडी, एक फॉरेन बैंक से लोन ले सकता है, ठीक है। वो एजुकेशन फीस प्लस मेंटेनेंस दोनों का मिलाकर यूएसडी 250 जो है 2,50,000 यूएस डॉलर तक, एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, आरबीआई ने जो है गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है। तो यहाँ तो ये तो खत्म हो गया कि हम बोरो कैसे कर सकते हैं। तो बोरो हम या तो सिविल कॉन्ट्रैक्ट के लिए कर लेंगे, किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए जिसमें डेफर्ड पेमेंट करनी है, या ट्रेड क्रेडिट जो नॉर्मल होता है। फिर है रिलेटिव्स, रिलेटिव से उधार ले सकते हैं 2.5 लाख यूएसडी, और एजुकेशन, एजुकेशन में भी नॉट एक्सीडिंग 2.5 लाख यूएसडी, ठीक है ना। अब है लेंडिंग, उधार देना, लेंडिंग इन फॉरेन करेंसी बाय पर्सन अदर देन एडी, बैंक बीच में नहीं आ रहा है, एडी नहीं, लेंडिंग किसी और को कर, देखो अब फॉरेन ब्रांच ऑफ इंडियन बैंक, ठीक है। तो फॉरेन ब्रांच ऑफ इंडियन बैंक का क्या होता है, अब मैं बताती हूँ। अगर एक एसबीआई इंडिया के अंदर है, एक एसबीआई यूएस के अंदर है, तो इन लोगों में आपस में बैंक के इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस भी होती हैं, ठीक है। तो फॉरेक्स की ट्रांजैक्शन हो सकती है। तो ये जो है ना, जो फॉरेन लोन है कि बाहर के यूएस के क्या नाम है, एसबीआई ने इंडियन एसबीआई को फॉरेन एफई का, फॉरेन एक्सचेंज का जो है वो लोन दे दिया, डॉलर्स में लोन दे दिया है। तो ये उनका एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, ठीक है। तो एक तो हो गई ये वाली चीज कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बैंकिंग बिजनेस है ये उनका। फिर है एंटिटीज, एंटिटीज का मतलब हो गया कंपनी, एक कंपनी जो कि इंडियन है वो डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकती है कंपनी के अंदर, सब्सिडरी और ज्वाइंट वेंचर में, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, राइट, कि कोई भी इंडियन कंपनी अपनी सब्सिडरी में और ज्वाइंट वेंचर में इन्वेस्ट कर सकती है, ठीक है। जो हमने पढ़ा था विड्रॉल ऑफ फॉरेन जो है करेंसी, जिसमें हमने एमोर्टाइजेशन ऑफ लोन पढ़ा था और डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पढ़ा था, वो वाली चीज में कि हम जो है डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं कंपनी जो कि हमारी सब्सिडरी हो या जॉइंट वेंचर हो, होली ऑन सब्सिडरी हो, ठीक है। नाउ तो पहला हो गया बैंक्स के बीच में इंटरबैंक, अब दूसरा हो गया बिटवीन द कंपनीज। नाउ थर्ड इज ईईएफसी अकाउंट, ईईएफसी अकाउंट का क्या होता है, कोई भी पर्सन जो कि इंडियन है लेंड कर सकता है फॉर ट्रेड पर्पस टू द इम्पोर्टर जो कि फॉरेनर है, एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। तो कोई भी इंडियन पर्सन जो है वो जो है लेंड कर सकता है ट्रेड पर्पस के लिए इम्पोर्टर को, ठीक है। आरबीआई ये इसका उल्टा है ट्रेड क्रेडिट का, कि यहाँ पे भी तो किसी जो है इंपोर्टर को क्रेडिट मिला था, अब यहाँ पे जो इंडियन पर्सन है वो अपने इंपोर्टर को ट्रेड पर्पस के लिए लेंड कर रहा है, राइट। एम्प्लॉयज ऑफ ब्रांच आउटसाइड इंडिया, ठीक है। अब ब्रांच आउटसाइड इंडिया क्या होता है, कंपनी जो है अपने फॉरेन एम्प्लॉयज को क्या करती है, लोन दे सकती है ऑन अ पर्सनल जो पर्सनल पर्पस के लिए, तो ये स्टाफ वेलफेयर स्कीम के थ्रू होता है, ठीक है, सिंपल। अब कंपनी जो है लोन देती है जो है अपनी सब्सिडरी और जॉइंट वेंचर को,
ठीक है, लोन भी दे सकती है प्लस उसमें इन्वेस्ट भी कर सकती है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जब मुझे मेरी जो है सब्सिडरी में जो ओवरसीज है उसमें लॉस हो गया था 2 करोड़ का, तो मेरी इन्वेस्टमेंट 8 करोड़ की रह गई थी। फिर मैंने उस 2 करोड़ के लोन की भरपाई करने के लिए इंडिया से फिर 2 करोड़ पैसे भेज दिए थे। और अब भी मेरी लास्ट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जो इन्वेस्टमेंट 10 सीआर की दिख रही थी फेयर वैल्यू, ठीक है, एज पर मार्केट रेट, और आज भी वो 10 करोड़ की ही दिख रही है। अब पार्ट की उसमें 2 करोड़ का लॉस हो गया और मैंने उसको फंड दोबारा भेजा है 2 करोड़ का। तो दैट इज अ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक होता है इन्वेस्ट करना, एक होता है लोन देना। यहाँ पे है लोन कि जो है लोन, और लोन जो है रीपे वापस कर देगी ये कंपनी, राइट। नाउ अब होते हैं एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, सिडबी, आईसीआई, आईडीबीआई, आईएफसीआई। इन सब की जो है फुल फॉर्म जो है स्टडी मैट में दे रखी है, ठीक है। तो ये जो बैंक्स हैं, जो यूनिट खुली हुई हैं, ये जो है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब अपनी छोटी छोटी जो ब्रांचेस हैं या जो इन्होंने छोटे छोटे किसी और नाम से जो खोले हुए हैं, उनको ये लोन ग्रांट कर सकती है, ठीक है। फॉर ऑनवर्ड लेंडिंग इन फॉरेन करेंसी, उनको कह सकती है कि मैं आपको फॉरेक्स दूंगी, आप ऑनवर्ड जो है फॉरेक्स को लेंड करते जाओ। आउट ऑफ एफसी बोरोड एंड रेज फ्रॉम देम बाय द अप्रूवल ऑफ सीजी। इन लोगों ने जो फॉरेक्स कमाया है सीजी के अप्रूवल से, ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, अपने एजेंट्स को कह सकते हैं, अगर लेमैन लैंग्वेज में कहे तो अपने एजेंट्स को ये जो है पैसे वो फॉरेक्स दे सकती हैं फॉर फर्दर लेंडिंग, ऑनवर्ड लेंडिंग के लिए, ठीक है। तो अब हमने पढ़ लिया लेंडिंग ऑफ फॉरेन करेंसी, उससे पहले बोरोइंग पढ़ा था। 2 पार्ट खत्म हो गए, अब लास्ट पार्ट है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया, और ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। पहले डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया, इसमें एक डेफिनेशन, सो फाइनेंशियल कमिटमेंट मीन्स डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थ्रू, ठीक है, इक्विटी, लोन, 100% गारंटी एंड 50% जो है परफॉर्मेंस गारंटी। नाउ इक्विटी, इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करा, तो पहले इक्विटी में इन्वेस्ट करा, फिर हमने उस कंपनी को लोन दिया, फिर हमने उनकी गारंटी भी ले ली, और फिर हमने उनकी 50% जो है परफॉर्मेंस गारंटी भी ले ली। तो ये धीरे 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 डिक्रीजिंग लेवल पर जाता जा रहा है कि पहले इक्विटी में हाई रिस्क, लोन थोड़ा कम रिस्क, फिर 100% गारंटी छोटी चीजों की, और फिर 50% ऑफ परफॉर्मेंस गारंटी, ठीक है। इसके अंदर और भी बहुत सारी डेफिनेशंस है जो छोटी छोटी है कि होस्ट क्या होता है, बाकी सारी चीजें क्या होती हैं, और मेरे ख्याल से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये सब सारी डेफिनेशंस दे रखी हैं, तो उसको एक बार रीड कर लेना, ठीक है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थ्रू ऑटोमेटिक रूट। अब ऑटोमेटिक रूट के थ्रू जो है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे होता है? ऑटोमेटिक मतलब विद इन द लिमिट्स, ठीक है, जो लिमिट प्रिस्क्राइब करी गई है, जिसमें आपको आरबीआई का कोई अप्रूवल लेने की, प्रायर अप्रूवल लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कोई भी इंडियन पार्टी इन्वेस्ट फाइनेंशियल और कमिटमेंट इन्वेस्ट कर सकती है, फाइनेंशियल कमिटमेंट दे सकती है, जॉइंट वेंचर, होली ऑन सब्सिडरी जो ओवरसीज है, एज पर लिमिट्स और प्लस आरबीआई गाइडलाइंस। ये हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एक इंडियन पार्टी जो है जॉइंट वेंचर और होली ऑन सब्सिडरी में बाहर इन्वेस्ट कर सकती है, फाइनेंशियल कमिटमेंट हमने ये पढ़ लिया, इक्विटी में इन्वेस्ट करना, लोन में 100% गारंटी एंड 50% परफॉर्मेंस गारंटी एज पर लिमिट्स और आरबीआई गाइडलाइन। तो जनरल लिमिट क्या है वो पढ़ते हैं। जनरल लिमिट है 400% ऑफ नेटवर्थ। नेटवर्थ मतलब पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, ठीक है। तो 400% जो है नेटवर्थ, और या फिर 1 बिलियन यूएसडी, 1 बिलियन यूएसडी, विच एवर इज लोअर, एक साल के अंदर, इन अ ईयर, मतलब हर साल ये लिमिट देखी जाएगी कि 400 आप इतना इन्वेस्ट कर सकते हो, 400% ऑफ नेटवर्थ और 1 बिलियन यूएसडी इन अ ईयर, राइट, विच एवर इज लोअर। लिमिट परमिसिबल क्या है जॉइंट वेंचर और होली ऑन सब्सिडरी के लिए? ये वाली जॉइंट वेंचर और होली ऑन सब्सिडरी के लिए नहीं थी, ये एक जनरल गाइडलाइन थी। अब जॉइंट वेंचर और होली ऑन सब्सिडरी के लिए ये वाली लिमिट्स आ जाती है, ठीक है। 100% ऑफ इक्विटी शेयर, आप या तो इक्विटी शेयर में 100% इन्वेस्ट कर दो, ठीक है, या फिर और कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, इसके अंदर एंड और दोनों यूज हो रखा है, या तो इन दोनों को मिलाकर 100% या फिर कोई सा भी, या तो कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? जो
क्या नाम है जो प्रेफरेंस शेयर्स है और आगे चल के क्या हो जाएंगे, इक्विटी बन जाएंगे, कंपल्सरी है और उनको क्या होना है, कन्वर्ट होना है। तो प्रेफरेंस शेयर्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इक्विटी में। तो 100% ऑफ इक्विटी शेयर्स, या तो इक्विटी शेयर्स या फिर जो है हमारा जो है प्रेफरेंस शेयर्स जो कि कन्वर्टेबल है और कंपल्सरी कन्वर्टेबल है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा है 100% ऑफ अमाउंट ऑफ अदर प्रेफरेंस शेयर्स। तो जो अमाउंट है जो अदर प्रेफरेंस शेयर्स की, अदर मतलब जो कि कंपल्सरी कन्वर्टेबल नहीं है। ठीक है, तो ये भी 100%, ये भी 100%, 100% ऑफ लोन, 100% ऑफ अ गारंटी और 100% ऑफ बैंक गारंटी। अब इसमें से जो फाइनेंशियल कमिटमेंट है उसके अंदर हमें इक्विटी दे रखा था, उसके अंदर हमें लोन दे रखा था, उसके अंदर हमें 100% गारंटी भी दे रखी थी। तो क्या हो गया, इक्विटी प्लस कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सेकंड इज अदर प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, थर्ड इज लोन, देन गारंटी एंड देन बैंक गारंटी जो कि 100% है। तो इंडियन बैंक अपनी सब्सिडरी और ज्वाइंट वेंचर की जो है बैंक गारंटी ले सकता है। ठीक है, एंड 50% ऑफ परफॉर्मेंस गारंटी, कि ये आपको काम कर देंगे, वो परफॉर्मेंस गारंटी है। अगर इन केस परफॉर्मेंस गारंटी कंप्लाई नहीं हो पाती है, ठीक है, तो उसको हम एज अ लोन ट्रीट करेंगे। मतलब परफॉर्मेंस गारंटी जो है कंप्लाई नहीं करी, डिफॉल्ट हो गया और हमारा पेमेंट हो गया, तो उसको हम अपनी बुक्स में एज अ लोन ट्रीट करेंगे। राइट, तो हाँ, तो अब हमने पढ़ लिया कि ऑटोमेटिक रूट के थ्रू जर्नल हमें क्या विद इन द लिमिट्स क्या है, 400% ऑफ नेटवर्थ ऑफ 1 बिलियन, और लिमिट जो है ज्वाइंट वेंचर और होली ऑन सब्सिडी के लिए कितनी है। नाउ द थर्ड इज कंडीशन टू मेक इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल कमिटमेंट। ठीक है, अब हमें इन्वेस्ट करना है या फाइनेंशियल कमिटमेंट करना है, तो उसके लिए कंडीशंस क्या है। अब क्या होना चाहिए, हाँ, अगर कोई पर्सन, मैं इंडियन पर्सन, ठीक है, और मुझे बाहर इन्वेस्ट करना है, राइट, ऑटोमेटिक रूट के थ्रू, ठीक है, तो मुझ में कुछ कुछ मतलब मैंने यहाँ पे तो कोई डिफॉल्ट नहीं करा। ये नहीं हो सकता ना कि जैसे मैं विजय माल्या बन जाऊं, मैं यहाँ डिफॉल्ट करूं और बाहर जाके जो है अपना सारा पैसा इन्वेस्ट करूं और वहीं जाके रहने लगूं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, विजय माल्या का इतना अच्छा अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल नहीं था, लेकिन और कोई मतलब ऐसा था भी नहीं कि यहाँ पे करो। ठीक है, तो अब दूसरा है कि अगर कोई इंडियन पार्टी है जो कि शुड नॉट बी, नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई इंडियन पार्टी में, अब इंडियन पार्टी के अंदर अगर मैं इंडियन हूं, अगर मैंने इंडिया के अंदर डिफॉल्ट कुछ करी है जो कि इसके अंदर लिखी हुई है, तो मैं बाहर ये वाली जो क्या नाम है ऑटोमेटिक रूट के थ्रू ये नहीं कर सकती। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट है और जो है फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं कर सकती। तो इंडियन पार्टी शुड नॉट बी क्या होनी चाहिए, आरबीआई एक्सपोर्टर कॉशन लिस्ट में या डिफॉल्टर लिस्ट में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो एक्सपोर्ट कॉशन लिस्ट मतलब सिबिल की, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो सिबिल का क्या है, सिबिल की रेटिंग देखी जाती है जब हम बैंक्स में लोन देते हैं। तो जिन लोगों ने बैंक ऑडिट करा होगा उन्होंने पक्का सिबिल का सर्टिफिकेशन देखा होगा कि सिबिल के जो है रेटिंग दी जाती है कि, और उसी बेसिस पर आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो जो है डिटरमाइन करा जाता है थ्रू बैंक। राइट, नाउ एक आरबीआई में भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, और इन्फोर्समेंट एजेंसी उसमें भी कोई डिफॉल्टर लिस्ट में इनका नाम नहीं होना चाहिए, जो पर्सन जो है बाहर इन्वेस्ट करना चाहता है इंडियन ओरिजिन का। All transaction relating to joint venture or wholly owned subsidiary should be routed to one branch। ठीक है, एक ब्रांच के थ्रू जितना भी पैसा इंडिया से बाहर गया है wholly owned subsidiary और ज्वाइंट वेंचर को, वो सिंगल ब्रांच अकाउंट मतलब सिंगल बैंक अकाउंट से जाना चाहिए, एक बैंक अकाउंट। सेम कॉन्सेप्ट एफसीआरए में भी है कि सिंगल बैंक अकाउंट से जो है हमें फॉरेक्स रिसीव होना चाहिए। इसके पीछे रीजन ये है कि अगर मैं एक इंडियन पार्टी हूं और मैं बाहर पैसा भेजती हूँ और मैंने बहुत सारे अकाउंट्स के थ्रू ट्रांजैक्शंस कर रखी है, तो गवर्नमेंट के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो हर एक अकाउंट के से जो है वो मेरी ट्रांजैक्शन को ट्रेस कर सके। तो फॉरेक्स जो है इसीलिए जो फॉरेक्स की जो ट्रांजैक्शन उसको बोला गया कि आप सिंगल बैंक अकाउंट के थ्रू, ठीक है, इसको जो है वो डील करोगे। और वैसे भी जब ये एक्ट आया था, जो चीज हुई थी, इतना सेंट्रलाइजेशन नहीं था इंडिया में। ठीक है, कि आप हमारी सारी चीजें लिंक नहीं थी, इतना डिजिटलाइजेशन नहीं था, जो कि अब 1-2 साल में आया है। राइट,
तो ये जो है एक रूल है कि आप जो फॉरेक्स है वो एक सिंगल ब्रांच से दोगे, एंड सेम इन एफसीआरए में भी सिंगल उससे ही रिसीव करना होता था। नाउ इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर और होल्डली ऑन सब्सिडरी जो है परमिटेड थ्रू ऑटोमेटिक रूट बाय वे ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल। नाउ व्हाट इज स्पेशल पर्पस व्हीकल, अब पहले ये बताती हूँ। इन्वेस्टमेंट जो है जॉइंट वेंचर और होली ऑन सब्सिडरी में परमिट है थ्रू ऑटोमेटिक रूट स्पेशल पर्पस व्हीकल के अंदर, प्रोवाइडेड उसने ये वाले डिफॉल्ट ना करे, सिविल, आरबीआई और इन्फोर्समेंट एजेंसी के डिफॉल्टर लिस्ट में ना आता हो। ठीक है ना। अब है स्पेशल पर्पस व्हीकल। क्या होता है स्पेशल पर्पस व्हीकल? होते हैं लाइक मैं जो हूँ कोई पर्सन हूँ, मेरे पास एक बिजनेस आइडिया है, आप लोग हो इन्वेस्टर, ठीक है, आपके पास में अपना प्रोजेक्ट लेकर गई कि सर प्लीज मुझे ना फाइनेंस दे दो, मेरे पास ये प्रोजेक्ट है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप प्लीज इसमें इन्वेस्ट कर दो। ठीक है, अब वो पर्सन जब आप लोग ये जब प्रोजेक्ट देखते हो आपको तो बहुत अच्छा लगता है, आप उसमें इन्वेस्ट कर देते हो। ठीक है, अब ये सब चीजें हो कहाँ रही हैं? ये सब हो रही है ओवरसीज के अंदर। ये था लेमैन लैंग्वेज। अब मैं एक नीचे एक वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक शेयर कर रहा है, जो कि 1 मिनट 50 मतलब 1.5 मिनट्स की होगी। ठीक है, उसके अंदर स्पेशल पर्पस व्हीकल का प्रॉपर पूरा कॉन्सेप्ट दे रखा है, कैसे शेयर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और अगर सपोज मेरा प्रोजेक्ट है, मैं इस पे काम कर रही हूँ, आप सिर्फ एक इन्वेस्टर हो, और कल को ये भी हो सकता है ना कि मैं डिफॉल्ट कर दूं कि नहीं आप तो कोई हो ही नहीं, मैं तो आपको जानती ही नहीं, तो उन सब चीजों के लिए जो है वो रूल्स और गाइडलाइंस बना रखे हैं, वो एसपीवी में बना रखे हैं, और वो 1.5 मिनट्स में, वो नीचे जो वीडियो है, इस क्लास को पॉज कर दो और वो वाली वीडियो एक बार देख लो, तो एसपीवी का कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा। राइट नाउ अब हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अब ये हमारा क्या नाम है, ऑटोमेटिक रूट पूरा खत्म हो चुका है। एक बार इसको ऑटोमेटिक रूट को एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो ये क्या है, एक इंडियन पार्टी जो इन्वेस्ट कर सकती है और फाइनेंशियल कमिटमेंट दे सकती है, जॉइंट वेंचर जो कि, और होली ऑन सब्सिडरी जो कि ओवरसीज है, एज पर लिमिट और एज पर आरबीआई गाइडलाइन। तो लिमिट का क्या मतलब है, 400% ऑफ नेटवर्थ ऑफ 1 बिलियन यूएसडी, विच एवर इज लोअर। और लिमिट परमिसिबल कितनी है, लिमिट परमिसिबल है 100% इक्विटी के अंदर, अदर, और जो है कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर, अदर प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर, लोन के अंदर, बैंक गारंटी के अंदर। ठीक है, और जो है गारंटी बाय इंडियन पार्टी, इन सब में 100% है, और 50% जो है परफॉर्मेंस गारंटी है। नाउ कंडीशन टू मेक इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल कमिटमेंट, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल कमिटमेंट कब हो सकती है? इंडियन पार्टी शुड नॉट बी जो है आरबीआई एक्सपोर्टर कॉशन लिस्ट में होनी चाहिए, डिफॉल्टर लिस्ट में, सिविल, आरबीआई और इन्फोर्समेंट एजेंसी। ऑल ट्रांजेक्शंस इन डिफॉल्टिंग लिस्ट में नहीं होनी चाहिए, सारी ट्रांजेक्शन थ्रू वन बैंक होनी चाहिए, और इन्वेस्टमेंट जो है एसपीवी के थ्रू परमिसिबल है थ्रू ऑटोमेटिक रूट। ठीक है, प्रोवाइडेड कि वो जो है डिफॉल्टर लिस्ट में ना आते हो। नाउ अब ऑटोमेटिक रूट हो गया हमारा खत्म। अब है अप्रूवल रूट। ठीक है, अप्रूवल रूट मतलब हमें आरबीआई की परमिशन सीख करनी पड़ती है, और हम बियॉन्ड द लिमिट्स जाके, या फिर जो बता रखा है उससे अलग कहीं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो आरबीआई का अप्रूवल लेंगे फर्स्ट, एंड सेकंड इज डॉक्यूमेंट देंगे हम, सबमिटेड थ्रू द ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थ्रू देयर एडी कैटेगरी 1 बैंक। इंपोर्ट में भी हमने एडी कैटेगरी 1 बैंक देखा था, ओडीआई में भी जो है एडी कैटेगरी 1 बैंक है। राइट, उससे पहले हम सिर्फ एडी पढ़ रहे थे बाकी जगह। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट होंगे थ्रू एडी, डायरेक्टली आरबीआई के पास नहीं जाके जाएंगे, ऑथराइज्ड डीलर एडी कैटेगरी 1 बैंक में जाएंगे, और उसके बाद वो आगे फॉरवर्ड करेगा टू आरबीआई। ठीक है, तो आरबीआई जो है ये चीजें डॉक्यूमेंट्स को अप्रूवल तो आरबीआई देगा डेफिनेटली। आरबीआई क्या क्या चीजें चेक करेगा, कुछ सर्टेन फैक्टर्स। अब अगर इसको छोड़ दो, सोचो कि अगर जो है आप एक इन्वेस्टर हो, आपको कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है, ठीक है, मेरे मेरे बिजनेस प्लान में, तो आप क्या सोचोगे मेरे बारे में? ठीक है, पहले आप ये सोचोगे कि ये जो पर्सन है, मतलब मैं पैसा लगाऊं या ना लगाऊं। ठीक है, कि ये इंसान पैसा लगाने लायक है, इस पे लगाया जा सकता है, इस बिजनेस में जो ये लाया है, मुझे फायदा होगा।
और फिर एक चीज आप और सोचोगे कि आपको तो फायदा जो होगा कि ये ना हो कि आप मेरा प्लान बहुत अच्छा है, सपोज करो मेरा प्लान बहुत ही अच्छा, आपको मतलब लगता है कि विद इन अ मंथ जो है ना मैं आपको 100 के 200 करके दे दूंगी, राइट, इतना अच्छा प्लान है। लेकिन फिर भी आप ये सोचोगे कि अगर मैंने इसको पैसा दे दिया तो जो मेरी जो नॉर्मल लाइफ चल रही है, जैसे अब कोरोना हो गया, अब सब लोग घर में बैठ गए, तो मुझे जितना बेसिक रिक्वायरमेंट है वो तो आप अपने पास रखोगे, ये तो नहीं है कि आप अपने सारा पैसा निकाल कर मुझे दे दोगे, ठीक है, तो आप अपने भी देखोगे ना, क्या मैं इसको दे सकता हूँ, ये सारी चीजें आप सोचोगे, ठीक है। तो इसके अंदर सिर्फ वही लिखा है कि आरबीआई को सर्टेन फैक्टर्स चेक करेगा, ठीक है, और वो फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? प्राइमा फेसी वायबिलिटी ऑफ जॉइंट वेंचर और होली ऑन सब्सिडरी आउटसाइड इंडिया, कि वायबल है प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना, सबसे पहले तो ये सोचेंगे। फिर कंट्रीब्यूशन टू एक्सटर्नल ट्रेड और अदर बेनिफिट विच विल अक्रू टू द इंडिया, और आरबीआई ये भी सोचेगा कि अच्छा ये इंडिया का जो पैसा है ये तो बाहर भेज रहा है, पर ऐसा तो नहीं है कि हमें लॉस हो जाएगा, तो वो ये देखेगा कि ये प्रोजेक्ट वायबल है, इंडिया को क्या फायदा होगा इससे, लाइक फ्रॉम सच इन्वेस्टमेंट, ये इसीलिए पैसा जो है फॉरेक्स जो है बाहर जाएगा, इंडिया का रिजर्व कम। फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, आप फाइनेंशियल पोजीशन, मैंने क्या बोला था कि आप अपने बारे में भी सोचोगे, क्या आप इन्वेस्ट करने लायक भी हो, ठीक है, तो आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन देखोगे और अपना बिजनेस का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे। बिजनेस का ट्रैक रिकॉर्ड क्या मतलब, अभी अभी तक क्या था, जब तक कोरोना नहीं था हम सब रोज काम पे जा रहे थे, अपने रेगुलर जो है पैसे कमा रहे थे, अब बहुत सारे लोग घर में बैठ गए हैं और जिनके पैसे नहीं आ रहे हैं, तो वही अपना ट्रैक रिकॉर्ड चेक करोगे, राइट, ऑफ इंडियन पार्टी एंड फॉरेन एंटिटी, ठीक है। एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द इंडियन पार्टी इन सेम एंड रिलेटेड लाइन, ठीक है, जो एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस है, अब सपोज करो मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, कि मुझे ये कॉमर्स बैकग्राउंड है, राइट, नहीं मुझे किसी एक बिजनेस का एक्सपीरियंस है, लाइक इन्वेस्टमेंट में मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, और जो इंडियन कंपनी है उसको भी इन्वेस्टमेंट में एक्सपीरियंस है, और जो ओवरसीज है उसको भी इन्वेस्टमेंट में प्रॉपर पूरा एक्सपीरियंस है, हम लोग स्टॉक मार्केट में जो है इन्वेस्ट करते हैं। अब मैं अपनी सब्सिडरी को दे रहा हूँ, तो मतलब दोनों क्या होना चाहिए, सेम लाइन पे होना चाहिए, ऐसा ना हो कि मैं तो एफएमसीजी में इन्वेस्ट करता हूँ, फास्ट मूविंग जो गुड्स होते हैं, और ये जो है स्टॉक मार्केट में, तो ऐसा ना हो, वो हम लोग सेम लाइन में होने चाहिए, मतलब सेम पैटर्न ऑफ अ बिजनेस होना चाहिए। एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द इंडियन पार्टी इन सेम एंड रिलेटेड लाइन एक्टिविटी एज द ज्वाइंट वेंचर और होली ऑन सब्सिडरी आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तो आरबीआई क्या है, अब इसके अंदर क्या पढ़ा हमने, आरबीआई अप्रूवल ग्रांट कर देगा, वो डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा, डॉक्यूमेंट जाएंगे थ्रू ईडी, ईडी के पास से जाएंगे आरबीआई के पास, आरबीआई चेक करेगा कि वायबल है या नहीं है, इंडिया को क्या फायदा हो रहा है, ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन और बिजनेस का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, और एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस जो है सेम बिजनेस में होना चाहिए, ठीक है। नाउ इन्वेस्टमेंट इन रियल स्टेट प्रोहिबिटेड, ये आपको खुद पढ़ना है क्योंकि हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में हमने पढ़ा था कि इन्वेस्टमेंट इन निधि कंपनी, प्लांटेशन, ठीक है, चिट फंड, रियल स्टेट और टीडीआर, ये भी पढ़ा था। तो रियल स्टेट के अंदर क्या था, रियल स्टेट के अंदर हमें टाउनशिप्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिजेस, ठीक है, कमर्शियल और रेजिडेंशियल स्पेसेस का जो कंस्ट्रक्शन था वो रियल स्टेट के अंदर फॉल नहीं करते थे, सेम उठाकर यहाँ चिपका दिया है, ठीक है, तो वो सारा जो है इन्वेस्टमेंट इन रियल स्टेट जो है प्रोहिबिटेड है, ठीक है। जर्नल परमिशन फॉर एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज इन सर्टेन केसेस, ठीक है, तो जर्नल परमिशन क्या है, आउट ऑफ आरएफसी अकाउंट, परमिशन मतलब आप यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो, कहाँ पर, आरएफसी अकाउंट के अंदर, बोनस शेयर ऑन एग्जिस्टिंग होल्डिंग ऑफ फॉरेन करेंसी, आप आरएफसी अकाउंट में, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट में, ठीक है, बोनस शेयर्स अगर मिल रहे हैं एग्जिस्टिंग उसमें, पर्सन नॉट परमानेंट रेजिडेंट ऑफ इंडिया आउट ऑफ हिज फॉरेन करेंसी रिसोर्सेज आउटसाइड इंडिया, ठीक है, तो पर्सन जो है परमानेंट रेजिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है, ठीक है, आउट ऑफ हिज फॉरेन रिसोर्सेज आउटसाइड इंडिया, राइट, कैन सेल सिक्योरिटीज और परचेज, मतलब जो हमने सिक्योरिटीज परचेज करी थी, एक्वायर करी थी, हम उसको जो है सेल कर सकते हैं। तो हम कहाँ पर उनसे, आरएफसी अकाउंट में, बोनस शेयर्स में सेल जो है करना, और जो परमानेंटली जो है रेजिडेंट नहीं है इंडिया का, वो अपने फॉरेन सोर्सेज में से इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है।
नाउ आज का जो ये टॉपिक था इसके अंदर सिर्फ इतना ही, और बाकी जो है हम जो है कल जो है वीडियो अपलोड हो जाएगी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग की, और चैनल जो है सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं करा है तो, ठीक है। थैंक यू।